ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का चौथा दिन है। आज तड़के इजराइल ने पश्चिमी ईरान पर हवाई हमला बोल दिया। इजरायली वायुसेना ने ईरान के फायरिंग साइट्स को निशाना बनाते हुए 3 जगहों पर अटैक किया। ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत किए गए इन हमलों में इजराइल की वायुसेना ने दर्जनों मिसाइल लॉन्चर्स, डिफेंस सिस्टम और कई फायरिंग साइट्स पर सैकड़ों बम गिराए। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को भी टारगेट किया है। ईरान ने इजरायली एयरफोर्स अटैक के जवाब में जोरदार पलटवार किया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हाइफा पर हमला किया। इन मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बम भी इस्तेमाल हुआ। ये क्लस्टर बम नॉर्दर्न और वेस्टर्न इजराइल में फट रहे हैं। ईरानी हमले के बाद पूरे इजराइल में जंगी सायरन बज रहे हैं। हालांकि इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया और कई मिसाइलों को हवा में तबाह करने का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मीडिया के सामने आए और कहा कि ईरान पर अभी और बड़े हमले होंगे। अमेरिका रुकने वाला नहीं है। ईरान के खिलाफ 4 से 5 हफ्ते तक मिलिट्री एक्शन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान में जमीनी सेना भी उतारेगा। ट्रंप ने ईरान को दुनिया में आतंकवाद का प्रायोजक बताया। कहा कि ईरान अमेरिका पर हमला करना चाहता था और इसके लिए वो अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइलें तैयार कर रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के पीछे के 4 मकसद भी बताए। कहा, हम ईरान की मिसाइल अटैक की क्षमता को नष्ट कर रहे हैं, साथ ही उसकी नई और उन्नत मिसाइल बनाने की क्षमता को भी तबाह कर रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका ईरान की नेवी को भी पूरी तरह तबाह कर रहा है। अब तक उसके 10 युद्धपोत नष्ट किए गए हैं। तीसरी, अमेरिका ये पक्का कर रहा है कि दुनिया का नंबर 1 आतंकवाद स्पॉन्सर देश ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल न कर पाए। और चौथा, ईरानी शासन अपनी सीमा से बाहर आतंकियों को हथियार देना, फंडिंग करना और डायरेक्ट करना बंद करे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध जारी रखने के बयान पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पलटवार किया। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने मरीजों और बच्चों पर क्रूर हमला किया है। इस गुनाह के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। हम खुद पर हुए हमले का जवाब देते रहेंगे। साथ ही राष्ट्रपति मसूद ने युद्ध के ऐसे जारी रखने का ऐलान किया। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने लिमिटेड डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए डियागो गार्सिया एयरबेस इस्तेमाल की इजाजत अमेरिका को दे दी है। हालांकि स्टारमर ने कहा कि उनका देश अमेरिका और इजराइल के आक्रामक हमलों में शामिल नहीं होगा। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने युद्ध की जगह बातचीत की वकालत की। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत देने में ब्रिटेन की देरी पर नाराजगी जताई। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान युद्ध अंतहीन नहीं है। हम जीतने के लिए लड़ते हैं। ईरान के खिलाफ हमने जंग शुरू नहीं की है, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। हेगसेथ ने कहा कि जिस शासन ने अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, आखिरकार उसे अमेरिका और इजराइल के हाथों मौत का सामना करना पड़ा। हेगसेथ ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को इतिहास का सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल और सबसे सटीक हवाई हमला बताया। ईरान के साथ जंग के दौरान कुवैत में अमेरिका के 3 F-15 स्ट्राइक ईगल्स एयरक्राफ्ट गिराए जाने की खबर आई। अमेरिकी सेना ने माना कि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम की गलती से तीनों फाइटर जेट मार गिराए गए। हालांकि सभी 6 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ईरान के लगातार अमेरिकी बेस पर हमले की वजह से कुवैत ने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ईरानी युद्धपोत को उड़ाने का एक वीडियो जारी किया है और दावा किया कि ओमान की खाड़ी में सभी ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया गया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक 2 दिन पहले ओमान की खाड़ी में ईरान के 11 जहाज थे, लेकिन आज यहां उनका एक भी जहाज नहीं है। दशकों से ईरान ओमान की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को परेशान करता रहा और उन पर हमले करता रहा, लेकिन अब वो दिन बीत चुके। यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने घातक बॉम्बर B-1 बम वर्षक विमान का एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि कल रात अमेरिकी B-1 बम वर्षक विमानों ने ईरान की मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने के लिए ईरान के अंदरूनी इलाकों पर हमला किया। इस हमले को लेकर ट्रंप ने भी जानकारी दी थी। अब यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से तस्वीरें जारी हुई हैं। ईरान को एक बार फिर धमकी दी गई कि और कहा गया कि उनकी मिसाइलों को नष्ट कर देंगे और उनके मिसाइल उद्योग को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू के दफ्तर को उड़ाने के दावे को इजराइल ने खारिज कर दिया। पूरी तरह से सुरक्षित नेतन्याहू ने बैत शेमेश में ईरान के हमले में तबाह हुई जगह का दौरा किया। नेतन्याहू ने ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न और मानवता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि इस जगह पर तेहरान ने बेगुनाह नागरिकों पर बमबारी की। आप फर्क देख सकते हैं, तेहरान के तानाशाह नागरिकों को निशाना बनाते हैं, जबकि हम नागरिकों को बचाने के लिए तेहरान के तानाशाहों को निशाना बनाते हैं। इजराइल के रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के अटैक से बौखलाए इजराइल ने लेबनान पर जबरदस्त हमला किया।
अब तक आईडीएफ के हमलों में लेबनान में 52 लोगों की जान गई है, 154 लोग जख्मी हैं, जबकि 29,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इस हमले को लेकर इजराइल ने एक बार फिर साफ किया कि लेबनान पर आईडीएफ का हमला जारी रहेगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों पर पहले ही हमला किया जा चुका है, अब बाकी के सेंटर्स निशाने पर हैं। एक वीडियो में आईडीएफ के अटैक के बाद एक बिल्डिंग धराशायी होते दिखाई दे रही है। मिसाइल गिरते ही बिल्डिंग धड़ाम हो गई। ईरान पर हुए हमले ने खामनेई के खानदान को गहरे जख्म दिए हैं। पूर्व सुप्रीम लीडर के कंपाउंड में हुए हमले ने खामनेई पहले ही जान गंवा चुके हैं। उनके बेटे, बहू और एक ग्रैंड चाइल्ड, उनकी पोती भी इसमें उनकी भी जान गई। अब खबर यह आ रही है कि इस हमले में घायल हुई खामनेई की पत्नी भी नहीं रही। अस्पताल में भर्ती खामनेई की पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर आई है। जंग से जूझ रहे ईरान को नया रक्षा मंत्री मिल गया है। माजिद एब्नेल रजा को एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। आपको बता दें कि इजरायली हमले में पूर्व रक्षा मंत्री अमीर नासिर ज़ादे की मौत हो गई थी। इस बीच प्रेसिडेंट मसूद ने अंतिम रक्षा मंत्री को नियुक्त कर दिया है। ईरान फिलहाल 15 देशों से युद्ध लड़ रहा है। उसके 500 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई। ईरान के भारी मिसाइल अटैक के बावजूद यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बाहर निकले और दुबई के मॉल पहुंचे। मॉल में घूमते हुए राष्ट्रपति ने एक बच्ची को पास बुलाकर उसे प्यार किया, दुलार किया और काफी देर तक उससे बातें भी की। मिडिल ईस्ट की जंग में रूस की डिप्लोमेटिक एंट्री हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूएई के राष्ट्रपति को फोन किया और जंग से हुए नुकसान पर बात की। पुतिन और मोहम्मद बिन जायद के बीच बातचीत हुई। ईरानी हमले को लेकर विस्तार से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध के बीच फ्रांस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक दशक में पहली बार फ्रांस बड़ा कदम उठाने जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि हम अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि फ्रांस ने पिछले एक दशक से अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या में इजाफा नहीं किया है। मिडिल ईस्ट के हालातों पर भारत की बारीकी से नजर है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के 2 बड़े नेताओं से फोन पर बात की है। बहरीन के किंग अल खलीफा से बात हुई और सऊदी के क्राउन प्रिंस ने भी मोदी को फोन मिलाया। दोनों देशों पर ईरानी हमले की मोदी ने निंदा की। बीती रात अबू धाबी से पहली फ्लाइट बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरी। इस दौरान लोग काफी खुश दिखाई दिए। एक यात्री ने बताया कि जब वो लोग अबू धाबी एयरपोर्ट पर फंसे थे तब एतिहाद एयरवेज ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हो गई थी उनके लिए होटल बुक किए गए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इजराइल ईरान संघर्ष की वजह से उड़ानों में दिक्कत आ रही थी और इस बीच लोग काफी एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। दुबई से एमिरेट्स एयरलाइंस की एक फ्लाइट देर रात मुंबई हवाई अड्डे पर उतरी। वतन वापसी के बाद यात्रियों ने काफी राहत महसूस की। एक यात्री ने बताया कि जब जंग की बात पता चली तो वो डर गए। हालांकि अपने देश लौटकर ये सभी काफी खुश हैं और सरकार का शुक्रिया अदा किया। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। इसे लेकर भारत ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें तेल और गैस के स्टॉक की उपलब्धता को रिव्यू किया गया। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक बाजारों में मची उथल पुथल को गंभीर बताया है। ऑपरेशन सिंदूर में शानदार परफॉर्मेंस के बाद सेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट बढ़ाने का फैसला लिया है। रूस से 5 और S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे जाएंगे। इसको लेकर डील अंतिम चरण में है। 3 यूनिट्स पहले से तैयार हैं और ऑपरेशनल हैं। 2 सिस्टम पर काम चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। भारतीय सेना की माने तो हथियारों के जखीरे में इजाफा किया जाएगा। भारत और कनाडा के रिश्तों में पार्टनरशिप का नया अध्याय जुड़ गया। पीएम मोदी और मार्क कार्नी के बीच 24 समझौतों पर दस्तखत हुए। इसमें AI, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में आपसी रिश्तों को बढ़ाने पर सहमति बनी। कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। दिल्ली ट्राइब फेस्ट में कनाडा भागीदार बनेगा। पीएम मोदी और मार्क कार्नी ने CEO फोरम में इसका ऐलान किया। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र से महाविकास अघाड़ी ने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया। शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में महाविकास अघाड़ी के पास जीतने लायक बस एक ही सीट है। इसके लिए सबसे पहले आदित्य ठाकरे ने दावेदारी की थी। हालांकि लंबी बहस के बाद सभी गुट शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हो गए। 5 मार्च को नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। बंगाल की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे देश का संविधान गंभीर खतरे में है क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनने की कसम खाई है। चुनाव आयोग जानबूझ करके वैध मतदाताओं का नाम काट रहा है। ममता बनर्जी ने इसे संवैधानिक हक पर खुला
हमला बताया। हमेशा से ही ममता बनर्जी के बड़े सख्त तेवर मीडिया के सामने आए हैं, मगर अब चुनाव से पहले दीदी डांस कर रही हैं। कोलकाता में एक होली प्रोग्राम में ममता ने ये डांस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दीदी ने महिलाओं के साथ डांस किया। ममता बनर्जी कलाकारों के साथ झूमती हुई नजर आई। ममता ने गरबा में जमकर रंग जमाया। ममता बनर्जी ने छोटे बच्चों के साथ भी खूब डांस किया। गुरुग्राम में बीती रात एक कार सवार ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिससे कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कार सवार नशे में था। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मेयर के आक्रामक तेवर ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी। फ्लाईओवर के नीचे एक मजार के पास एक महिला ने अवैध निर्माण कर लिया था। मजार के पास इस महिला ने प्रसाद और चादर की दुकान लगाकर अतिक्रमण कर लिया। इस पर स्थानीय मेयर ने जमकर भड़ास निकाली। मेयर ने महिला और उसके बेटे को एक हफ्ते के अंदर जगह खाली करने के लिए कहा है। बेंगलुरु के सूर्यानगर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। आपसी झगड़े के बाद एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ली। ओडिशा के रहने वाले दीपंथा सबारा ने पत्नी मंजुला की जान लेने के बाद खुद फांसी लगा ली। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी पति ने सुसाइड से पहले पत्नी के शव के साथ सेल्फी वीडियो बनाया और उड़िया भाषा में डेथ नोट भी छोड़ा। फिलहाल सूर्यानगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के नेताजी सुभाष विहार इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर टेंडर्स की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो चुका है। तो तस्वीरों में धुएं का गुबार देख रहे हैं आप। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में उस वक्त कोहराम मच गया जब बाटांगू इलाके में एक रिहायशी मकान में भीषण आग लग गई। आसमान में लपटें उठती दिखीं और धुएं के गुबार ने इलाके में दहशत फैला दी। स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत के काम में लगा। हालांकि आग लगने की वजह की अब तक जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क हादसे में से हाहाकार मचा। सिवनी रोड पर एक सीएनजी कार की बोलेरो से टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में कार सवार पिता पुत्र की जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई। मृतकों की पहचान रिटायर्ड कर्मचारी अमृत सिंह और उनके बेटे अरुण के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाते वक्त नींद आने की वजह से हादसा हुआ और सीएनजी किट की वजह से कार जो है वो आग का गोला बन गई। कुंडीपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी के रतलाम में एक सीएनजी ऑटो में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। राहत की बात यह रही कि चालक और उसके साथी ने वक्त रहते अपनी गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। यह ऑटो इंदौर से सरकारी स्कूल के लिए म्यूजिक सिस्टम लेकर सैलाना जा रहा था। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। झारखंड के खूंटी से बेहद अनोखा मामला सामने आया। ग्रामीण इलाके में एक जंगली हाथी अचानक कुएं में गिर गया। पुराने कुएं की गहराई थोड़ी कम है, लेकिन हाथी के गिरने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में वन विभाग को खबर दी गई। जेसीबी की मदद से हाथी को रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद हाथी कुएं से बाहर निकल सका। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल प्लांट से ओलियम गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। गैस रिसाव की वजह से पूरे इलाके में सफेद धुएं का गुबार छा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पालघर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और हादसे में 3 प्रभावित लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए करीब 2600 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। राजस्थान के प्रसिद्ध कृष्ण धाम से सांवलिया सेठ मंदिर का भंडार 1.5 महीने बाद खुला और पहले ही दिन नोटों की बारिश हो गई। पहले चरण की गिनती में कुल 10 करोड़ 65 लाख रुपए नकद दान राशि मिली। इस मौके पर मंदिर मंडल के अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मंदिर प्रशासन के मुताबिक दूसरे दौर की गिनती अब 5 मार्च को होगी। पिछले बार भंडार से रिकॉर्ड 35 करोड़ रुपए मिले थे। होली के त्योहार को देखते हुए प्रयागराज में पुलिस अलर्ट मोड में है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में सुरक्षा कर्मियों ने बीती रात फ्लैग मार्च किया। ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही, साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही। पुलिस का कहना है कि अगर कोई शांति व्यवस्था में खलल डालेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में भी होली से पहले पुलिस मुस्तैद है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल की तैनाती देखी गई। सुरक्षा को देखते हुए खास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा, साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही। स्टेशन पर यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। देश भर में होली की खुमारी छाई हुई है। उत्तर प्रदेश के संभल में भी होली को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। धार्मिक माहौल ना खराब हो, इसके लिए भी तैयारी की गई है। संभल की जामा मस्जिद को तिरपाल की मदद से कवर कर दिया गया है।
ताकि होली के रंग से मस्जिद को कोई नुकसान ना हो। प्रशासन पूरे इलाके में शांति को लेकर फ्लैग मार्च भी कर रहा है। पूरे देश में होली का खुमार छाया है। कल होलिका दहन का पूर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान अलग अलग शहरों से होलिका दहन की तस्वीरें आई। कहीं लोग झूमते गाते नजर आए तो कहीं ढोल मजीरे की थाप पर लोग डांस करते दिखे। खास बात यह है कि इस बीच लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की।